नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़रूम वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु और मेरे साथ आज हैं इमरान खान जी। नमस्कार। आज हम इसराइल हमास युद्ध को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बीच में एक मुख्य केंद्र के रूप में जो यमन का एक हिस्सा, यमन की एक सेना वो जो बनती जा रही है, यानी हूती, उनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। उनकी क्षमता को लेकर जिस तरीके से इसराइल ने गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि को एक हमला किया, निशाना थे उनके नेता, उनकी लीडरशिप हूतियों की, अल हूती, लेकिन वहां पर उसका प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। इसके बाद चर्चा का यह विषय बन चुका है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है इसराइल की कि जो यमन में वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पा रहे। आपने देखा किस तरीके से हिजबुल्ला, हमास, यहां तक कि ईरान तक में मोसाद ने घुसपैठ कर ली, उनके कमांडरों को ढेर कर दिया और हमास को बुरी तरीके से उसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। लेकिन हमास अब भी डटकर खड़ा है। लेकिन यमन में उसका प्लान क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा है, इसके पीछे की जो वजह है उसके विषय में आज हम जानेंगे कि आखिरकार इसराइल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहा है वो फेल क्यों जा रही है। इमरान जी, इसको अगर आसान भाषा में हम अपने दर्शकों को समझाएं तो वो क्या कुछ ऐसे खामियां हो सकती हैं इसराइल के लिए, या फिर हूतियों के लिए क्या ऐसी मुख्य वजहें हैं जो अभी तक वो पकड़ बनाकर रखे? देखिए दिव्यांशु, जब आप किसी से मुकाबला करते हैं या ये सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, तो हमेशा हम ये तौल कर, चाहे आम जिंदगी में हो चाहे हम किसी देश की बात करें, ये तौलते हैं कि हमारा दुश्मन कितना मजबूत है। यमन के हूती या अंसारुल्लाह जिनको कहा जाता है, इन्होंने अगर इसराइल और अमेरिका से पंगा लिया है या उनसे मुकाबला कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कोई बड़ी रणनीति होगी। लेकिन आपका जो सवाल था कि ऐसा नहीं है, ईरान जैसा देश जिसकी खुफिया एजेंसियां बहुत स्ट्रांग हैं, उन पर इसराइल ने अभी हाल ही में जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी तो उसमें पूरी एक बड़ी लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको खत्म कर दिया था। टारगेट किलिंग करने में इसराइल माहिर है। हमास के बड़े नेताओं को मारा, यहिया सिनवार को मारा और इस्माइल हानिया को मारा। इस्माइल हानिया को तो ईरान में मारा। लेकिन अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती और हूतियों का जो उनकी जो रिजीम है, उनके जो लीडर्स हैं, उनको इसराइल आज तक हाथ नहीं लगा पाया है। उसकी बड़ी वजह है, पहला जो मैंने आपसे कहा कि दुश्मन को तौल लेना। जब उन्होंने देखा कि हम किससे मुकाबले में हैं, तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया। छोटा सा मुल्क है और 2014 में ही हूती आंदोलन ने यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है, कंट्रोल हासिल किया और वहां से वो बाकायदा सरकार चला रहे हैं, उनकी बाकायदा आर्मी है, हुकूमत है वो। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से अपनी रणनीति बनाई है, युद्ध नीति बनाई है कि हमें तो इसराइल से मुकाबले में रहना है, लेकिन अपनी जान भी बचानी है, अपने लीडर्स को भी बचाना है और इसराइल को नुकसान भी पहुंचाना है। उसकी पहली वजह है, पहली उनकी रणनीति जो हमें समझ में आती है, आप लगातार स्टडी करेंगे हूती पर, हम लगातार नजर बनाए रखते हैं, बहुत से एक्सपर्ट से भी मैं बात करता रहता हूं। अरबी जबान, जिससे इसराइल बहुत परेशान है। अरबों के बीच में तो इसराइल है, लेकिन इसराइल ने अरबी को उतनी तवज्जो कभी दी नहीं। आज उसे एहसास हो रहा है। अभी बीच में फैसला भी आया था, एक फरमान आया था, फैसला तो नहीं, फरमान आया था नेतन्याहू का कि तमाम जो इसके आईडीएफ के लोग हैं, बड़े अफसर हैं, वो सब कुरान सीखें। कुरान इसलिए सीखें कि जिन मिसालों का, जिन उपमाओं का अंसारुल्लाह इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में, अपने कोड में, वो इसराइल के समझ में नहीं आते। भाषा वो कुछ कुरान में है, कुछ कुरान में जो नायक बताए गए हैं, कुछ जंगों का जिक्र है, वो बहुत सारी चीजें अब इसराइल स्टडी कर रहा है। लेकिन अब वक्त बहुत गुजर चुका है, हूती हावी हैं। उसकी एक और बड़ी वजह तो एक तो ये हो गई कि जबान, ऐसा नहीं है कि अरबी मुल्कों से इसराइल के ताल्लुकात नहीं, वो भी इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, जासूसी करते हैं यमन की, और यमन उनको फिर मारता भी है। अभी सऊदी को फिर धमकाया था कि बस करो, अगर अब हमारे खिलाफ कोई एक्शन में अगर आप इसराइल की मदद करते पाए गए तो हम फिर 2015 वाली स्थिति पैदा कर देंगे, जब अरामको की तेल रिफाइनरी पर धमाके हुए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो सऊदी में जो अरबी बोली जाती है, यमन की अरबी उससे भिन्न। जैसे भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की भाषा समझ तो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भारतीय ही समझ पाते हैं और पाकिस्तानी नहीं, और कुछ पाकिस्तानी ही समझ पाते हैं, भारतीय नहीं। कुछ उसी तरह की अरबी का वहां पर भी अंतर है। तो वो तमाम चीजों को पकड़ने की अब इसराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पानी निकल चुका है। दूसरी बात यह है, हूतियों के जो लीडर हैं
आपने अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती को कभी रूबरू देखा है कुछ बोलते हुए? 1 लाख से भी ज्यादा का मजमा हर शुक्रवार को राजधानी सना पर इकट्ठा होता है गजा के फेवर में। आपने देखा है वो तस्वीरें, हम दीन दुनिया शो में, लाइव हिंदुस्तान पर हमेशा दिखाते रहे हैं। लेकिन क्या उसमें कभी अब्दुल मलिक अल हूती आए, रूबरू आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमेशा उनका वीडियो पैगाम बड़े स्क्रीन पर चलता है। अब्दुल मलिक अल हूती गायब हैं, वो गायबाना तौर पर जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, और आज से नहीं 10 साल से गायब है। तो इसराइल से मुकाबला करने के लिए जानते हैं वो लोग कि टारगेट किलिंग में इसराइल माहिर है, उनकी खुफिया एजेंसी बहुत तेज है। इसराइल के मोसाद ने तो ईरान के वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मारा था, हमास के लीडरान को चुन चुन कर मारा है, हिजबुल्लाह के लीडरान को चुन चुन कर मारा है। सैयद हसन नसरुल्लाह को आपने देखा किस तरह से मारा था, जबकि हिजबुल्लाह भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग आर्मी कहलाती। तो हूती इन तमाम चीज़ों से आज से नहीं 10 सालों से सबक ले रहे हैं, और वो जानते हैं कि इसराइल से कैसे निपटना है। अब्दुल मलिक अल हूती कभी सामने नहीं आए, सिर्फ यहिया सारी जो उनकी आर्मी के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं, वो कभी सामने आते हैं रूबरू, वरना उनके भी वीडियो पैगाम आते हैं। एक मेहंदी अल मश्त हैं जो यमन के, जो हूतियों को कंट्रोल वाला यमन है, उसके बाकायदा राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कभी कभी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हूती सब कुछ जो है गुप्त रूप से कर रहे हैं। उनकी आप परेड देखिए, जब उनकी परेड होती है, उनका नेशनल डे होता है, जब उन्होंने गजा पर, जब उन्होंने माफ कीजिएगा यमन पर कब्जा किया था, कंट्रोल हासिल किया था, तो उसे वो अपने नेशनल डे के तौर पे मनाते हैं। बाकायदा उनकी परेड होती है, हजारों फौजी जो होते हैं परेड में शामिल होते हैं। लेकिन इसराइल में उस वक्त भी इसराइल अमेरिका की एजेंसियां उन पर हमला करने की ताकत नहीं रखती। इतना स्ट्रांग नेटवर्क है उनका, और बड़े लीडर कौन वहां पे क्या है, किस पद पर है, वो नहीं बताते हैं। ईरान बता देता है, शायद यही वजह है कि मारे गए ईरान का बड़ा नेटवर्क तबाह हुआ। हमास बता देता है कौन संभाल रहा है, हिजबुल्लाह बता देता है, लेकिन यमन में सिर्फ 3 लोग हैं, और बाकी कौन किस पद पर है, क्या ऑपरेट कर रहा है, कोई नहीं जानता। ना आप, ना हम, ना इसराइल, ना अमेरिका। तो ये हूतियों का एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, और वो जानते हैं दुश्मन की ताकत को तौलना यमन के अंसारुल्लाह जानते हैं। बिल्कुल, इनकी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाइव हिंदुस्तान पर आपने कवरेज देखा होगा कि किस तरीके से लाल सागर में जो इसराइल और अमेरिका से लिंक्ड जो जहाज होते थे व्यापारिक, उनको किस तरीके से निशाना बनाया जाता था हूतियों के थ्रू। मिसाइलें, ड्रोन, मतलब जो भी तकनीकी इसराइल इस्तेमाल करे या फिर अमेरिका इस्तेमाल करे, उन्होंने किसी भी तकनीक को छोड़ा नहीं। उन्हें हर जगह कहीं ना कहीं मात दे रखी थी। यहां तक हुआ कि इसराइल को साइड करके अमेरिका किसी तरीके से किनारा करके निकल लेता है। रेड सी पर अमेरिका को कहीं ना कहीं उनसे तौबा ही करनी पड़ी कि बहुत हुआ, और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हूती बहुत बहादुरी से लड़े। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को तजुर्बा हो गया होगा कि हूती चीज क्या है, अंसारुल्लाह चीज क्या है। एक बात और समझना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आती है, इतनी दूरी हजारों किलोमीटर की, और वो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इसराइल की जो आर्मी है वो तो फुली ट्रेंड है, लेकिन यमन के हूतियों के साथ ऐसा क्या है, उनके लड़ाकों के साथ ऐसा क्या है कि वो इतने छोटे स्तर पर भी इस तरीके की तकनीकी डेवलप कर चुके हैं कि वो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी की मारक क्षमता उनके पास हो गई। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है मारक क्षमता के साथ साथ कि 2000 किलोमीटर दूर से हूतियों का इसराइल से लेना देना क्या है। अलग एक मुल्क है, बहुत दूर है, न उसकी सीमाएं इसराइल से मिलती हैं, न उनका कोई सीधा उनसे कोई, लेकिन उनका सिर्फ अटैचमेंट है गजा से, और उसकी वजह है मुकावमत। मुकावमत का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जहां अन्याय देखो वहां आपको संघर्ष करना है। वो इस फिलॉसफी पर चलते हैं, और उनको जहां महसूस होता है वहां पर वो आक्रामक होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, जब ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई थी, तो ये अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती के जो वालिद साहब थे, जो पिता थे, ये पहुंचते हैं कहाँ, ईरान, यमन से। और इन्होंने जो खुमैनी साहब हैं, आयतुल्लाह खुमैनी, जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर भी बने और जो इस पूरी क्रांति के कर्ता धर्ता थे, उनके हाथों पर हाथ, आप अपना हाथ दिखाइए, इसको कहते हैं बैत। हाथों पर हाथ रख के बैत लेना। इस्लामिक हिस्ट्री में बैत का बहुत महत्व है। इन्होंने उनके साथ बैत कर रखी है। बैत के मायने होते हैं कि हम आपके आदेश पर चलेंगे, और जहां
हमें जुल्म नजर आएगा, हम अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी स्ट्रेंथ की परवाह किए बगैर, अपनी ताकत की परवाह किए बगैर ईश्वर के भरोसे पर, अल्लाह के भरोसे पर उससे मुकाबला करेंगे। हूतियों का सिर्फ यही एक आदर्श है, ईरान के साथ एक बैत और जुल्म का मुकाबला, मुकावमत। तो ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध की धुरी जिसको हम कहते हैं, उसका अहम हिस्सा है यमन के अंसारुल्लाह या हूती, साथ में है हिजबुल्लाह है, हमास भी, जबकि हमास एक सुन्नी मूवमेंट है लेकिन हमास भी उसका हिस्सा है, और ऐसे 40 संगठन है। लेकिन अंसारुल्लाह बहुत एग्रेसिव है, और आपने देखा होगा जब से गजा पर इजराइल आक्रामक हुआ है 2 साल पहले, 2023 7 अक्टूबर के बाद से, तब से ही यमन के अंसारुल्लाह मार रहे हैं। आप हर 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद सुनते हैं कि हूती की कोई ना कोई, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट, जो माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उनके बेडरूम तक गई है मिसाइल। बिल्कुल। तो ये कोई मतलब मजाक बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली चीज थी कि हूतियों की तरफ से इस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, उसमें निशाना कितना लगता है ये अलग बात है, लेकिन आप वो संगठन जो इतनी दूर से, उनके सैनिक इतनी दूर से निशाना बनाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस्राएल की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं माहिर है, लेकिन हूती भी उनसे कम फिलहाल इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब, कतर, जो अरब के बाकी मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं गजा को लेकर चुप हैं। एक तरीके से उन्होंने भी बस अपनी फॉर्मेलिटी बना रहे हैं वो। लेकिन इस वक्त हूती कितने ज्यादा इस्राएल के लिए अपने आप में अहम बन जाते हैं? बिल्कुल, देखिए इस्राएल को हूतियों ने परेशान कर रखा है। अमेरिका तो खुद उनसे त्रस्त हो गया था और इस्राएल भी त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस्राएल अभी बाकी जगह उलझा हुआ है, गजा में उलझा हुआ है, ईरान के साथ टेंशन, इसलिए हूती चूंकि दूर है, यमन दूर है, तब भी इस्राएल उन पर हमले करता है और वो टारगेट किलिंग की कोशिश में रहता है कि इनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उनकी लीडरशिप को खत्म करना आसान नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है और बहुत ही खुफिया तरीके से वो अपना काम करते हैं। इसलिए वो इस्राएल के हाथ इतनी आसानी से नहीं आएंगे, बल्कि अपने दुश्मन को परेशान करके रखेंगे। और ये वो कर रहे हैं, और आज से नहीं 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल ही नहीं, उससे पहले उन्होंने सऊदी को परेशान किया था। अब आप कहेंगे कि ये तमाम तो अरब देश हैं और ये मुस्लिम भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब के देश तो हैं, मुस्लिम मुल्क भी हैं, लेकिन सऊदी के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये यमन के अंसारुल्लाह या हूती। इतने बड़े दुश्मन हैं कि वो सऊदी को कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक के मायने होते हैं कि तुम जो इसके साथ भी है, उसके साथ भी है, उसके साथ भी है, जिसका एक आइडियोलॉजी नहीं है, इस जिसका एक आदर्श नहीं है। तो सऊदी और यूएई और जितने भी ये देश हैं जो इसराइल के साथ समझौते कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, जो अमेरिका को अपने बेस दे चुके हैं, जो बिल्कुल अमेरिका जिनकी हिफाजत करता है, जो अमेरिका पर डिपेंड है, उनको ये यमन के अंसारुल्लाह कहते हैं मुनाफिक। और बार बार उन्हें लानतें भेजते हैं, बार बार उन्हें लताड़ते हैं। अब्दुल मलिक अल हूती अक्सर जब अपनी वीडियो पैगाम देते हैं तो अरब मुल्कों को बहुत बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका आखिरत के दिन, यानी आखिरत का कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम का अहम कॉन्सेप्ट कहलाता है, मतलब क़यामत के दिन आपका हिसाब होगा और तब तक हम आपका हिसाब करते रहेंगे। मतलब वो उन पर भी नरम नहीं बार बार उन्हें धमकाते हैं। वही जो चीज़ आपने अभी कही कि बीती रात भी मैंने पहले ही चर्चा के दौरान बताया कि किस तरीके से इसराइल के द्वारा उनके फाइटर जेट्स पहुंचते हैं, वहाँ पर बमबारी करते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हूतियों की तरफ से कहा जाता है कि वो इस तरीके की कार्रवाई की निंदा करते हैं, लेकिन आगे कहीं ना कहीं इसराइल के लिए वो अलर्ट भी भेजते हैं कि सावधान रहना, बताकर ही हम मारेंगे, ऐसे नहीं कि किसी तरीके से बस हमला करते हैं, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं छिपे छिपाए भी तौर पर आप टारगेट किलिंग करते हैं। अब सवाल ये है, आखिरी सवाल रहेगा कि जिस हिसाब से सऊदी को लेकर अभी आपने कहा, तो सऊदी और हूतियों के बीच में जो लगातार कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि इनकी तरफ से भी सऊदी पर भी आक्रामक बयानबाजी जारी रहती है, तो क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में इसराइल और हूती के बीच में कहीं ना कहीं सऊदी कोई रोल प्ले कर सकता है? सऊदी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सऊदी के किसी रोल को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर कोई रोल प्ले कर सकता है हूती और इसराइल के दरमियान, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान। मैंने बताया ना, बैत है उनकी, वो सिर्फ ईरान की सुनेंगे। इसके अलावा वो किसी भी इस्लामिक मुल्क को या उस खित्ते के अरब मुल्कों को वो मानते ही नहीं है। वो इसलिए उनकी नज़र में वो मुनाफिक हैं जो उनकी बैत या उनके आदर्शों के साथ नहीं है। वो अपने आदर्शों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं हम सर पे कफन बांध के, और सिर्फ उनकी लीडरशिप ही नहीं, आवाम भी। आपने देखा है सना की सड़कों पर हर हफ्ते गजा के लिए लाखों लोगों का मजमा, वो तस्वीरें तो आप अक्सर देखते हैं।
तो ये क्या इतनी आसानी से मुमकिन है? लाखों लोगों का इस अनुशासन के साथ हर बार इकट्ठा होना और लगातार ये कहना कि आप लड़ो हम आपके साथ हैं, लाखों लोगों का, कुछ हजार नहीं, तो ये एक बड़ी बात है। और ये उनकी अपनी लीडरशिप, उनका अपना एक सेटअप, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन और अपना एक सिस्टम कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। और वो सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन इनको कुछ नहीं समझते, इन पे भी वो हमले कर चुके हैं। 2015 में सऊदी को इस कदर मारा था अंसारुल्लाह ने कि सऊदी को तौबा करनी पड़ी थी, ईरान की शरण में जाना पड़ा था कि समझाओ, तब ईरान ने बीच बचाव करके वो लड़ाई खत्म कराई थी। तो हूती सिर्फ ईरान की सुनेंगे, और ईरान इसराइल के लिए क्यों उनसे कहेगा? जब तक कि गजा पर कोई फैसला नहीं हो जाता, ईरान, ये सब ईरान के प्रॉक्सी कहे जाते हैं, जिन्हें पश्चिमी मीडिया प्रॉक्सी कहता है, हम उनको हिमायती कह सकते हैं। और वो सिर्फ ईरान, और ये जो हूती इस वक्त कर रहे हैं वो बिना ईरान की मर्जी के नहीं कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया दर्शकों को तमाम ऐसी जानकारी देने के लिए। लाइव हिंदुस्तान पर न्यूज़ रूम के ऐसे तमाम वीडियोस में आपको जानकारी दी जाती रहेगी, और वो जानकारी थोड़ी हमारी बाकी की कवरेज से हटके रहेगी। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ इमरान जी थे। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया।